ध्यान से समझिएगा, हम लोग का साइंस का सेक्शन चल रहा है और साइंस में हम लोग बायोलॉजी चल रहे हैं। जैसा कि एक कक्षा में आपका इंट्रोडक्शन सारा हो चुका था, आज से हम लोग सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल। जैसा कि आप नाम जानते हैं, सेल का मतलब क्या होता है? बोलेंगे सेल, सेल जनरली क्या होता है? हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं उसे कोशिका, लेकिन सेल जनरली क्या होता है? कमरा। देखो, जब जे कैदी लोग जो रहता है, जिसमें रखा जाता है, उसी को बोला जाता है सेल ना। सेल में बंद किया हुआ है, ये कमरा में बोलते हैं बंद किया हुआ है, सेल में बंद किया हुआ है। तो सेम हम लोग का बॉडी भी वही सेल से बना हुआ है। तो ये कैसे आया समझिए पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन में। सेल को जनरली साइंस की भाषा में बोला जाता है या बायो की भाषा में बोला जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। तो जब ये सेल कोई होगा तो कोई तो इसको डिस्कवर किया होगा, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है रिसर्च, खोज करना। तो ये जो खोज किए, उस खोज करने वाले का यहां देखो एक फोटो लगा हुआ है, ठीक है? यही व्यक्ति थे जो खोज किए थे, इसी का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? अभी बताएंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन पहले भी बता दें। तो देखो, सेल जनरली है क्या है और हमें पढ़ना क्यों है, स्टडी क्यों करना है? बायोलॉजी का अध्ययन करने के पहले हमें सेल ही क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अगर बायोलॉजी को पढ़ना है तो आपको सेल पढ़ना ही पड़ेगा, टिश्यू पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर ये कमरा हम लोग बना रहे हैं, तो ये कमरा बना कैसे है? ये डायरेक्ट तो नहीं हो गया होगा, पूरा एकदम खड़ा किए उठा करके, ये यार ये खड़ा कर दिए चारों तरफ, बन गया टेंट जैसे होता है, मार दिए कपड़ा बांध रेडी हो गया। तो कुछ पल के हुआ। तो सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग अपने घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हम लोग का बॉडी निर्माण में सबसे छोटा यूनिट जो है सेल। अगर ईंट नहीं रहेगा तो आप घर बना पाइएगा? बोले हाँ तिरपाल आड़ के बना देंगे, हाँ बोलो हाँ तिरपाल आड़ के बना देंगे, तो वो नहीं, घर नहीं कहलाता है, वो टेंट कहलाता है। ठीक, जो लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलाना है तो आपको ईंट से ही बनाना पड़ेगा, या ईंट के आकार का पत्थर यूज कीजिएगा। सेम उसी प्रकार अगर आप हमारे बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सेल से ही हुआ है। तो ये सेल से जो निर्माण हुआ, तो उसी के बारे में देखो पहला बात लिखा गया है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई के द्वारा निर्मित होती है। अब एक वर्ड हुआ सूक्ष्म इकाई, मतलब ऐसी इकाई जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो चीज को आंख के द्वारा आप सेल को नहीं देख सकते हैं। देखेंगे तो क्या होगा? माइक्रोस्कोप का दरकार पड़ेगा। आप देख सकते हैं सेल के द्वारा बने हुए ऑर्गन्स को देखते हैं, जब बोले हाथ, इसमें बहुत सारे हमारा सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गेनल्स, फिर उसके बाद हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ। तो वो कंबाइंड रूप देख रहे हैं, बट एक सिंगल यूनिट नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए इसको अगर सेल को देखना है तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि एक सूक्ष्मतम इकाई, मतलब विज्ञान का जो बोला गया, प्रत्येक जीव का शरीर जो बना हुआ है एक सूक्ष्मतम इकाई से बना हुआ है, उसी को नाम कहा गया है। क्या कहा गया है? कोशिका, और इंग्लिश में कहा जाता है सेल। ठीक है, इसीलिए बोला गया अगर सेल नहीं होगा तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर सेल नहीं होगा, देखते कोई आदमी मर जाता है तो मर जाने के बाद क्या होता है? या उसको दफना देते हैं, तो दफनाने के बाद क्या पता, कंकाल, बॉडी निकालेगा तो क्या मिलेगा? उससे हड्डियां नहीं निकलेगा, कंकाल, कोई आकार प्रकार रहेगा नहीं, कुछ खत्म। या तो जला देने के बाद कंकाल ही, राखी का ही ढेर बन जाता है, मतलब सारे सेल खत्म, तब उसका आकार उकार सब नष्ट। तो इसीलिए बोला गया, सेल को डिफाइन किया गया है उसी भाषा में कि कोशिका जो होता है जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब उसकी बनावट, किसी भी मनुष्य या किसी भी प्राणी का बनावट, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफाइन करेगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा वो सेल ही डिफाइन करता है। मान लो किसी का हाथ में पूरा लंबा बढ़ गया, पूरा हाथ ही लंबा हो गया, किसी का ग्रोइंग पावर पूरा सेल का बढ़ने लग जाता है तो पूरा लंबा हाइट हो जाता है। फिर सेल ही नहीं बढ़ता, वो नाटा ही रह जाता है, तो बोले बोनमीटा पी के पूरा झूलता है कि लंबा हो गया, पूरा सेल बढ़ेगा। हाँ, ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन आगे बताएंगे। तो जितना ज्यादा बॉडी का ग्रोथ होगा तो स्ट्रक्चर उतना आपका डेवलप होगा। सही मानी बात? तो इसीलिए बोला गया है सेल को किसी भी जीव का संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक होता है फंक्शन। आपके शरीर में बॉडी कैसे बढ़ रहा है? आप खाना खा रहे हो, खाना खा के जाता कहां है?
सेल के पास जाता है, फिर उसके अंदर में जितने भी ऑर्गन होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जो सेल का सब ऑर्गन्स होते हैं वो सभी काम करते हैं जो आपका सेल को डिवाइड करते हैं। तो 1 से 2 सेल, 2 से 3 से, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है आपका बढ़ते जाता है और आकार ऑर्गन में लेते जाता है। कौन सा सही हमारी बात? तो इसीलिए सेल का एग्जैक्ट ये आपको बोलेंगे सर हमको एग्जाम है, लेकिन जानना जरूरी है, बेसिक चीज है। तो वही चीज बोला गया है, क्या बोला गया है? कोशिका के बारे में बोला गया, कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसे इंग्लिश में बोला गया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित लोग हैं उसी के आधारभूत अगर इकाई जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेल या कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेल या कोशिका। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल और हिंदी में बोलेंगे तो कोशिका कहेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ी सी कोशिका क्या है, अगला कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जनरली ये कोशिका आया कहां से? कहीं से तो आया होगा, ऊपर से टपक के नीचे गिर गया होगा? नहीं, कहां से आया होगा? कहीं से तो आया होगा। तो देखो अब इसके बाद सेल का जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें से जैसे अभी बोले कि फलों का स्टडी को क्या कहा जाता है, पुष्पों का स्टडी क्या कहा जाते हैं, रेशम कीट के स्टडी को क्या कहा जाता है, उसी प्रकार जब आप सेल के बारे में पूरा अध्ययन कीजिएगा, सेल नॉट ओनली केवल सिंगल सेल, सेल के अंदर में जितने भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सभी के बारे में बारीकियों से जो स्टडी किया जाता है उसी स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो वही लिखा गया है जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। तो देखो उसी को परिभाषा लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना। बोलेंगे सर अंदर के वस्तु कौन सी आ गया? देखिए अंदर का वस्तु, देखिए इसके अंदर में है, एक सेल का है, ये जनरली ट्रांसैक्शंस है और ये 3D स्ट्रक्चर्स है। तो सेल का अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसका स्टडी करना और सेल का स्टडी करने के ही कंबाइंड रूप से आपको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो वही लिखा गया, नॉट ओनली कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सारे का स्टडी करना इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो बोला जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना, रचना मतलब किस तरह का वो स्ट्रक्चर है, वो काम क्या करता है, और काय की मतलब होता है फिजियोलॉजी, इसका बनावट, आकार, प्रकार, फंक्शन कैसे काम करता है, उन सभी का स्टडी करना ही क्या कहलाता है हम लोग को? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कोशिका विज्ञान हिंदी में नाम, लेकिन इंग्लिश वाला भी पढ़िएगा, वही आपको सुविधाजनक होगा। तो कोशिका के अध्ययन को, तो इसलिए मोटी भाषा में बोल सकते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, पहले क्वेश्चन कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सारे क्वेश्चन जब आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब कराया जाएगा। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? ठीक है। अब आइए खोज के बारे में। तो ये सेल खोजा कैसे गया था? तो जनरली सेल को तो कोई खोजने वाले होंगे, तो उस व्यक्ति को जो खोजने वाले व्यक्ति के थे उन्हीं का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? ये रॉबर्ट हुक थे। अगर ना खोजते तो हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता, कहां दरकार देने खोजने का दरकार पड़ा। अगर ये नहीं खोलते तो सेल नहीं बनता, सेल के बाद टिश्यू नहीं बनता, और हाँ हाथ है तो क्या करे, है ना, दिमाग नहीं रहता। देखो 8 साल कौन जी खाली युद्ध का मैदान में लड़ता है, वो लोग मार के राजे हो जो जीत लिया, अपना इतिहास चला। लेकिन इस साइंस वाला लोग पागल रहता है। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक खोजा कैसे, इसका भी कहानी है। जानिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे। अगर किताब के रटन तो विद्या से रटिएगा तो जीवनों बीत जाएगा, नहीं रटाइएगा। तो जनरली क्या था, रॉबर्ट हुक क्या होते थे, अपने बगीचे में काम करते थे। देखो जितना भी होगा, आप लोग भी जब हो जाएगा नौकरी चाकरी, देखो फूल लगाइएगा, गार्डन उडन बनाइएगा, अगर स्विमिंग पूल तो जरूर बनाएंगे, तैरने वाला, पार्किंग जरूर बनाते हैं, गाड़ी कहाँ खड़ा होगा। तो इसी प्रकार रॉबर्ट हुक अपने बगीचे में क्या हो रहे, पौधे का खेती कर रहे थे। होता ना कल्चर करना,
करते हुए कर रहे थे, तो वो जब हुआ एक डाली फैल गया था। तो वो डाली को जैसे क्या होता है, हम लोग गाछ में आम का पेड़, अमरूद का पेड़ होता है ना, तो क्या होता है जब ज्यादा बढ़ने लगता है, डिस्टर्ब करता है, उसको क्या करते हैं आप लोग, पूरा गाछे काट देते हैं। तो फिर आम फलेगा कैसे फल, उसकी टहनियां जिसको बोलते हैं ब्रांचेज को काटते हैं। तो जब उस सारे ब्रांचों को काट रहे थे तो उसी समय ये रॉबर्ट हुक भी कर रहा था, एक लिया कुल्हाड़ी और उसे काटा। तो जब काटा तो देखा कि जब उस टहनियों को काटा, तो जब काटते देखेगा जैसे अमरूद का पेड़ या आम का पेड़ कुछ ऐसे गाछ के लगो तो उसमें एक छाल होता है, छाल होता है ना। तो जब वो काटा तो वो छाल निकल के बाहर फेंका गया और लग गया, उसका हाथे में चोट लग गया, मार लगा। देखिएगा आप कुल्हाड़ी से नहीं काटिएगा तो लगता नहीं है, लकड़ी काटे कभी काटी है, चोट उठ लगा है। हाँ, जो नहीं काटे ना काटिएगा, नहीं तो मार रहे टांगी इधर उड़ के लग रहा माथे पर। हाँ देखिएगा, जो पहली बार अगर काटे तो सावधानी से, अगल बगल रहेगा उसको घायल कीजिएगा या अपने घायल होइएगा, दोनों में से को प्राणी जरूर घायल होता है ना। तो उसको भी काटने का एक तरीका है। तो काटा तो उसकी कुछ छाल बाहर निकल के आए। तो जब आया तो उन्होंने क्या हुआ, पागल था, जैसे न्यूटन गिरा पेड़ तो बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया। तो ये भी जब छाल निकला तो इनकी ये रिसर्च कर रहे थे लैब में, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए थे पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप। तो जब माइक्रोस्कोप में जब उसको देखा छाल को, तो देखो इस तरह दिखा छाल, मधुमक्खी का छत्ता का तरह। किस तरह दिखा ये, जब वो माइक्रोस्कोप में लगाए उस छाल को तो देखो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिख रहा है, दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये छत्ता दिख रहा है ना। तो मधुमक्खी का छत्ता को दिख रहा है। तो इसी कारण इसी जब रिसर्च किया तो इसे एक दिखा सेल का तरह। देखो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर बना हुआ है, इसी तरह का ये सारे सेल। जब माइक्रोस्कोप, ये ओरिजिनल फिगर दिखा रहे हैं आपको, जो रॉबर्ट हुक ने जो रिसर्च किया था और उनको रिसर्च में जो दिखा था सेक्शन काटने के बाद, वो फिगर दिखा रहे हैं, वो उनकी किताब का फिगर है, ये रॉबर्ट हुक का किताब का, उस जमाने के किताब का। ठीक है, तो जब इसको दिखा, इस तरह का फिगर दिखा, तो इन्होंने बोला ये स्ट्रक्चर जो हो रहा, तो इन्होंने इसीलिए हर एक पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसी का इन्होंने नामकरण किया सेल। क्या नाम किया, सेल। तो इसीलिए बोला गया, और इन्होंने जो देखा था ये जीवित कोशिका नहीं थी, ये मरा हुआ कोशिका होती है। क्योंकि पेड़ का ऊपर का जो ऊपर का छाल जो होता है, जब वो डेड हो जाता है तब देखोगे सूखा सूखा टाइप का हो जाता है, देखे है ना, नहीं होगा तो देख लीजिएगा अपने गली मोहल्ला में कहीं होगा, लेके कुल्हाड़ी जाइएगा, अब बोले कौन सी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, ठीक, अब जरिए से मत काट दीजिएगा ना तो दौड़ाएगा आप ही को। तो जब वो काटा तो वो डेड सेल था। तो लेकिन सबसे पहले इन्होंने खोज किया था, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, रॉबर्ट हुक। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कोई सबसे पहले किसी चीज का रिसर्च करते हैं वो उसी का नाम से वो जाने जाते हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक का नाम क्या, लेकिन ये जीवित नहीं था क्योंकि वो लकड़ी का से काटे थे, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा क्या, फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जो जाना जाएंगे वो कौन जाने जाएंगे, रॉबर्ट हुक। और ये जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी 1665 ईस्वी में। कब घटना हुई थी, तो 1665 ईस्वी में यह घटना हुई। और इसी कारण ने नामकरण बोला कि कोशिका का खोज कब हुआ। तो कोशिका का जो खोज हुआ कब हुआ, 1600। और करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी इसी से पूछा जाता है कि जो लकड़ी का टुकड़ा था, जनरली जब किसी गाछ से टुकड़ा को काटा जाता है उसी को कहा जाता है कॉर्क, इंग्लिश में लिख दे रहे कॉर्क। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्या मिला था, किससे मिला था, तो नाम याद रखिएगा कॉर्क था। क्योंकि लकड़ी का जो छोटे को टुकड़ा जो निकाल के आता है उसी को कहा जाता है कॉर्क। क्या कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां आपसे 3 क्वेश्चन क्रिएट हो गए। पहला, कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। साउंड में बोलिए, रॉबर्ट हुक। कब किया, 1665 ईस्वी में। फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखो वही सब लिखे। और ये आमतौर से एक बॉटनिस्ट थे, मतलब वो वनस्पति शास्त्र थे।
तो वही लिखा गया, देखिए कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, क्योंकि वो मरा हुआ सेल था, जीवित कोशिका का खोज नहीं किए थे, मरा हुआ कोशिका। लेकिन पहला बार इन्होंने किसी चीज को खोज किया, इसीलिए उनका टाइटल लग गया फादर का, और इसीलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहा गया? और मृत कोशिका को दूसरी भाषा में कहा जाता है नेफ्रोसिस। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा। उसके बाद रॉबर्ट हुक, जब जानते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट, जैसे आप कुछ भी स्टडी करते हैं तो नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्यों बनाते हैं? कि इसलिए कि आप समरी एक बार देखें तो आपका दिमाग में लोड हो जाए, इसी पर्पज से बनाते हैं। तो उन्होंने भी जितने भी खोज किए थे तो इस किताब लिखा, किताब लिखा नहीं तो किसने लिखे? रॉबर्ट हुक ने। और उस किताब का जो नाम पड़ा, उसका नाम पड़ा माइक्रोग्राफिया। क्या नाम पड़ा? तो देखिए रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधी खोज का वर्णन एक किताब में किया, और उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन रहेंगे? रॉबर्ट हुक। और उस किताब में माइक्रोग्राफिया में किसके बारे में लिखा गया है? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आगे चल के, ये तो मरा हुआ खोज किए थे, आगे चल के रिसर्च वहीं तक नहीं रुका। अभी जैसे रिसर्च चलते रहता है उसी प्रकार रिसर्च, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे वो रिसर्च का पूरा जो सियाल रहते हैं। तो आगे चल के जीवित कोशिका का जो खोज हुआ 1674 ईस्वी में, और उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। समझ में बोलना पड़ेगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखे, लिख देंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है। तो इसका ए वी लास्ट में ल्यूवेनहॉक को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने खोजा कि एक जीवित सेल भी है। तो इसका भी कहानी सुन लीजिए। ये भी क्या था? ये भी खेती बाड़ी करने वाले आदमी। तो ये क्या हुआ, घूमते फिरते भी गए। तो जैसे देखिए आप खेती बाड़ी करेंगे, अगर कुआं से हाथ धो खेती बाड़ी करते तो मिट्टी हाथ में लगता है। तो मिट्टी जब हाथ में लगता है तो क्या होता है, आपके क्या कुछ मिट्टी नाखून में भी घुस जाते हैं, घुस जाते। तो ये भी तक है, जब खेती बाड़ी करके जब वो धोने के लिए तालाब के पास गए तो उसमें तालाब था उनके सामने। तो जब वो हाथ धोए तो हाथ में उनकी कुछ मिट्टी फंस गई थी नाखून में। तो जब आया तो जानते बैठा बैठा बेगरिया, जैसे आप लोग नाखून चबाते हैं बैठा बैठा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम पास कहीं बहाना रहता है, नाखून चबाने लगेंगे यार। अब मोबाइल आ गया तो मोबाइल देखेंगे। सपोज करो अभी अकेला छोड़ देंगे आपको, तो क्या कीजिएगा? अभी अगर मोबाइल रहा तो कुछ नहीं, आओ ना ताओ देखे, मोबाइल निकाले, कौन मैसेज किया, कौन व्हाट्सएप किया, फेसबुक में कौन भेजा, इंस्टाग्राम में, यही देखेंगे। अब मोबाइल छीन लिए तब किससे बात कीजिए? अकेले है तो स्क्रीन में क्या बात कीजिए? कुछ नहीं स्क्रीन में है। तो आदमी का नाखून उखून चबाने उबाने लगे। देखो कॉमन हैबिट है। तो उसी तरह जब ये हुए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो जब वो आए तो बोला नाखून में क्या फंसा हुआ। तो उसके बाद भी अपने जमाने का सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप था, तो उसमें रखा। तो जब रखा तो वहां उन्हें जो सेल दिखा वो जीवित मिला। कैसा मिला? जीवित मिला। और ये जो घटना घटी थी वो 1674 ईस्वी में घटी थी। कब घटी थी? तो 1674 ईस्वी में घटी। तो इसीलिए बोला गया अगर जीवित कोशिका का खोज का जो टैगलाइन में नाम मिला वो किसे मिला? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या फिर से बोलिए, क्या नाम है? और ये खोज कब किए थे? 1674। डेट नहीं भूलिएगा, कहे कि पहली स्टार्टिंग है, क्योंकि बाप का कोशिका का खोज वो मृत कोशिका थी 1665 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे, और 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका खोजा गया था और जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक खोजा गया था। तो इसीलिए देखो इसका नामकरण क्या किया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में हम लोग बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया। क्योंकि मिट्टी उट्टी नदी कला में जाते क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस ही ना मिलेगा तो कौन चीज दूसरा पक्षी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो किसका नाम रहेगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कब किए थे? याद रहेगा डेट। आगे देखो
फिर इसके बाद ये हुआ, जब कोशिका का खोज हुआ तो आगे सिद्धांत भी करेगा, नियम कानून भी बनेगा। जैसे आप लोग को स्कूल में आते हैं, बैग उठाए, एडमिशन हो गया, तो स्पीड होने का स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में क्या होता है, डिसिप्लिन सिस्टम, एकदम टाइमली आना है जी, एकदम पूरा नहा धोआ के आना है, एकदम फ्रेश, नहीं तो सबका बाल चेक होगा, ड्रेस किसका गंदा है, सब एकदम यूनिफॉर्म A to Z चेकिंग होता था ना। हाँ, नहीं होता तो डरे, नहीं नहाए तो पानी भिंजा लिए और करके पहुंच गए कि मास्टर साहब स्केल उठा के देखे तो लगे हाँ नमी मॉइस्चर है, नहीं तो सर में पिटाई। हाँ, पूरा वेल मेंटेन। और अभी तो नींद खुला, ब्रशो करके नहीं आए, चल दिए, अब कहानी खत्म हो गया, अब तो अपना फ्रीडम वाला लाइफ हो गया। लेकिन देखो उस समय का लाइफ और अभी का लाइफ में यही डिफरेंस है, वो हम लोग को डिसिप्लिन सिखाया, लेकिन हम लोग बेडिसिप्लिन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जब कोशिका का खोज हुआ तो उसका प्रिंसिपल भी डिसाइड किया गया, उसको सिद्धांत भी बनाया गया, वास्तव में सेल क्या काम करेगा। तो बोला गया दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था श्वान। कहीं जाना आपको क्या? तो बार बार नहीं देखिए, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, बोलिए हमसे बात कीजिए, पूरा लाइव में सारा बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस है, तो आगे चल के जब ये कोशिका का खोज हुआ तो आगे चल के इसका सिद्धांत ही बनाया कि कोशिका जीवन की संरचना क्रियात्मक इकाई है, कोशिका के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, कोशिका अगर रहेगा तभी हमारा शरीर का निर्माण होगा। तो कुछ नियम और कानून बनाए गए, और वो जो सिद्धांत बनाने वाले व्यक्ति थे, दो नाम थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम क्या था, श्वान। और ये जो घटना घटी थी 1838 से 38 से 39। तो देखो इसका डिस्कवर हुआ कब, 1600 ईस्वी में, लेकिन ये सिद्धांत कब बना, तो देखो लगभग 200 साल के बाद। तो 200 साल के बाद लगा कि अगर इसका नियम कानून नहीं बनेगा तो कैसे इस रिसर्च चलेगा। तो स्लाइडेन और स्वान नंबर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका ही शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे छोटा इकाई की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी देने वाले थे, ये कौन देने वाले थे, स्लाइडेन और श्वान। ये कब दिए थे, 1838 और 1839 के मध्य में। याद रखिएगा ये सब डेट। यहां तक दिक्कत? तो बोलो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो बैक्टीरिया जो था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में स्टडी किया जाता है। इसके बाद आगे चल के कुछ बेसिक टर्म को जान के रखिए। जैसे बोला जाएगा सबसे छोटी कोशिका, जीवाणु मतलब समझते हैं ना, बैक्टीरिया की वायरस, बैक्टीरिया। तो देखो सबसे छोटा जो होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेटिकम। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकमा। ठीक है, गैलीसेप्टिकम पढ़ा जाता है जनरली, ये हिंदी वाला ही लिख दिया हुआ मां, इसीलिए गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। ठीक है, तो अगर बोला जाए इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका के बारे में बोला जाएगा तो वो जीवाणु में पाया जाता है, और उस जीवाणु का नाम क्या है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। ठीक है, कहीं कहीं आपका ये हिंदी का लिखा हुआ, इंग्लिश में एम साइलेंट रहता है, ए वाला। ठीक है, गैलीसेप्टिकम। तो ये जो होता है कहीं कहीं माइकोप्लाज्म ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। बोलेगा ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, तो क्या नाम बताएंगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सब एक दूसरे को सुन सुन के बोलते हैं। अभी मेरा सामने जब नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा, तो वहां घर में मंत्र पढ़िएगा, माँ का प्राण करने खत्म खत्म, हाँ खत्म में मेरा सामने कॉपी खुलता और बंद होता होगा, क्योंकि हम क्लासे में पढ़वाते रटवा देते हैं। घर में भी थोड़ा लटिए, और याद करने का जीके को सबसे बेस्ट तरीका है मेमोरी में रखने का कि आप पढ़ करके अपनी भाषा में लिखिए। इसीलिए आपको हम लिखवाते नहीं है, आपको खुद लिखना पड़ता है। कौन सा सही हमारी बात ना। तो अगर बोला जाए कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका का नाम, ठीक है, उसके बाद बोला जाए आपका सबसे बड़ी कोशिका जो पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को देखे हैं, नहीं देखे हैं, कहां देखे हैं, और चिड़ियाघर में, मोबाइल में तो देखवे कीजिएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं ऑर्चिड एग। ठीक है,
तो ये जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, जिसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े कोशिका किसमें पाया जाएगा? अंडे में। और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग में लोड रखिएगा। फिर उसके बाद ये हुआ बड़ा और छोटा की कहानी। फिर उसके बाद लंबा, लंबा सबसे जो कोशिका पाया जाएगा, लंबी समझते हैं ना, कि ना 2-3 फीट लंबा खींचेंगे वो लंबाई होता है। और बड़ा मतलब जैसे बिल्डिंग कितना बड़ा है। तो अगर सबसे लंबी कोशिका जो पाई जाती है, तांत्रिका तंत्र, हम लोग का जो मनुष्य का ब्रेन है, जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्नायु कोशिका। तो अगर सबसे लंबी कोशिका जो पाई जाएगी, वो कोशिका जो पाई जाती है कहां पाई जाती है? तांत्रिका तंत्र में, जिसको बोलते हैं ब्रेन। समझ में आई बात? और बोला जाएगा सबसे छोटी कोशिका अगर मनुष्य में पाए, फिर उसके बाद ये लंबी हो गई। और मनुष्य में बोला जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, तो वो पाया जाता है ओभम में। किसे पाया जाता है? ओभम में, जिसका हिंदी में कहा जाता है अंडाणु नाम कहा गया है। और सबसे छोटी कोशिका बोला जाएगा तो कौन सी होती है? स्पर्म, जो इसका नाम कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो ये जो इसका हाईलाइट याद रखिएगा, एग्जाम में छोटा बड़ा लंबा पूछा जाता है। तो अगर मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका बोला जाएगा तो कौन सी है? तांत्रिका तंत्र। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका बोला जाएगा तो ओभम। और सबसे छोटी कोशिका बोला जाएगा तो स्पर्म। याद रखिएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कोशिका का इंट्रो में चल रहे हैं। उसके बाद देखो कोशिका का कुछ देखो आगे पढ़ाएंगे सेल बायोलॉजी में, सेल डिविजन्स में। लेकिन यहां पर जब बात आई तो समझ लीजिए जनरली क्या होता है, जो हम लोग का तंत्रिका ब्रेन जो होता है, ब्रेन समझते हैं ना, नर्वस सिस्टम कहां होता है? हाथ में कि पैर में? यहां होता है, यही कंट्रोलर है। इसका कहीं फ्यूज उड़ा तो समझ लीजिए फिर क्या हो जाएगा, उसका हाथ बोलेगा काम ही नहीं करेगा। ऐसे यही ना होता है। जैसे ना माथा तो कहा तेरे नाम बन जाता है। और गजनी देखे है ना, गजनी कैसे होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो हर चीज को क्या होता है? अरे बड़ा ट्रेन चला था, लड़का लोग पूरा गजनी स्टाइल में इधर कटवा लेता था, इधर कटवा लेता था, पूरे चुलवे को उस तरह कटवा लेता था। हाँ, क्या वो कोई मरता ना, वो सब लिख लिख के रखता था नाम, कि नाम है, तो नाम पढ़ता था ना, तब उसको याद आता था कि कुछ करना है, खाना खाना है, कब खाना खाना है, वो लिखा रहेगा तभी वो खाना खाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जैसे आप लोग भी होगा, देखते होंगे कि कोई सामान भूल करके सामने ही रखा होगा, मिलता नहीं होगा, कहाँ रखे? अब विशेष रूप से चाबी, फिर मोबाइल कहीं रखा गया, छटपटा रहे हैं किधर रख दिए, बात करते करते उधर रख दिए, तकिया के भीतर घुस गया मोबाइल। तो अगर इस तरह केस होता है, सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि रिंग टोन लगाइए, मोबाइल मिल जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है चाबियां। अगर चाबियां रखा गया तो पापड़ बेला देगा कि नहीं? किधर रखा गया, पूरा घर में उत्पाद मचाए हुए, और लास्ट में देखते हैं टेबल पर चाबी है। तो यही होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो नहीं होइएगा, उसका बेसिक है फिजिकली, इसको भी ऑक्सीजन दीजिए। खाना वाना नहीं देते तो ये भी सोचना भूल जाता है, पर हम अपने खा के रखा, हमको भोजन ही नहीं दिया हुआ है, तो सूझ जाता है। तो बोला गया वही कि तांत्रिका कोशिका जो होता है में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। तो बोला गया है इसी कारण होता है। तो देखोगे जब किसी को सर में चोट लगा तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लगा तो जय हिंद जय भारत। तो इसीलिए लड़ाई उड़ाई करने आते क्या होता है, देखो क्या होता है, सैनिक को भी हेलमेट दिया जाता है। आपको बाइक चलाने के लिए गवर्नमेंट इसीलिए बोलती है कि हाथ में बाइक कहती है हेलमेट नहीं लगाओ, पैर में लगाओ, कपड़ा पहनो, लेकिन माथा में हेलमेट क्यों? क्योंकि ये सुरक्षित है, क्योंकि अगर डिस्टर्ब हुआ तो गया उसका जय हिंद जय भारत। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर उसको ब्रेन में चोट लग गया तो वहां कोई सेल का रिपेयरिंग नहीं है, और जो चीज का रिपेयर नहीं है तो क्या हो गया? बेकार ना हो गया। मान लो कि ऐसा सामान खरीदे वो रिपेयर नहीं होता तो गया फर्स्ट एंड लास्ट यूज। तो ब्रेनो वही है, फर्स्ट एंड लास्ट यूज। तो यहाँ का बच्चा लोग को देखते हैं बॉय चलाता है बिना ठीक हेलमेटे का, बॉय लड़का से ज्यादा तो लड़की लोग स्कूटी धुनती है, इतना स्पीड, एक के बार पिकअप लगेगा 4 का उड़ जाएगा, और नहीं मिला तो उड़ाइए देती है बम पर वो। हाँ नहीं समझा ना वो बोला, तो ये देखिए उसका मम्मी बैठी हुई है, उड़ा दिया, गिर गई, वो चिल्ला रही है, अरे गिरा के भाग गई। तो आवाज दिया, अरे रुको पीछे कोई गिरा हुआ है। उसको उठाने वाला लगा हुआ है, गाड़ी लेके आगे 4 कदम भाग गई है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि लेडीज लोग जो बैठती है ना, 1 साइडर रहती है। तो लेडीज लोग को चलाने में थोड़ा, बॉय लोग होता है 2 साइडर, दोनों बैलेंस में चलता है, लेकिन लेडीज लोग क्या होता है 1 साइड में बैठती है। अब वो स्कूटी लेके मिला उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अरे इलेक्ट्रिक वाला तो और खतरनाक, क्योंकि
गाड़ी में क्या होता है, बाइक में क्या होता है, गियर बदलते हैं तो स्पीड बढ़ता है, उसमें कुछ नहीं ना, एक के बार जहां वो ऐसे हाथ उठा तो सीधा उड़ गया। तो सावधानी से कीजिएगा और आगे के बम्पर। और लड़की लोग कहां ठोकेगी बता देते हैं, गाय वो ब्रेक इसमें नहीं मारेगी, पैर से मारती है, पैर को रगड़ते हुए जाएगी पूरा। देख लीजिएगा, कोई अगर स्कूटी चलाता होगा तो देखिए वो ब्रेक वहां नहीं लगाएगी, आप ब्रेक दिया तो मारो तो ब्रेक मारना भूल जाती है, पैर से रोकेगी, गांव तक घसड़ा के जाएगा वहीं रुकेगा। और उसका ब्रेक, क्योंकि आप जनरली लड़का लोग को भी याद होता है, क्योंकि स्कूटी में क्या होता है, ब्रेक तो हाथ में होता है लेकिन पैरे से रोकेगी। तो इसीलिए यह बात समझिएगा। तो जिस व्यक्ति का बोला गया तांत्रिका एग्जाम में आपको पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन ही बताएंगे क्योंकि कोशिका से संबंधित था, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखो तांत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता। अभी जैसे सपोज दैट आपका यहाँ पर कट गया किसी कारण से, तो कट जाने के बाद देखो वो कुछ समय बाद जुड़ जाता है ना, कैसे जुड़ता है, क्योंकि सेल वहां का डिवाइड होकर रिपेयर करके एक से दो, क्योंकि सेल में क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने आप खुद एक से दो, दो से चार, उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन से मिलते जाएगा, वो डिवाइड होगा तो देखो वो घाव भरने लगता है। कैसे भरता है, क्योंकि वहां सेल डिवीजन होता है तभी भरता है। लेकिन हमारा ब्रेन में तो सिस्टम ही नहीं है सेल डिवीजन का, तो जो गया तो गया। कौन सा सही मार है ना। तो इसीलिए बड़ा बड़ा होल्डिंग में यही लिख के साट देना चाहिए, देखो सब हेलमेट लगा के चलेगा, लेकिन जिस दिन ट्रैफिक रहेगा वही दिन पहले दोस्त को बोल देता है, ए वहां चेकिंग हो रहा, हेलमेट लिया, घूम जाओ उधर से घुमा देगा। तो सावधान, ठीक है। तो कोशिका विभाजन कहां पर नहीं होता है, तांत्रिका कोशिका में। तो वही लिखा गया, देखिए बोला गया तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सेल डैमेज होगा उसको रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता है, इसी कारण सर में चोट लगने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कहीं गिरा, ज्यादा हुआ तो तुरंत डॉक्टर बोलेगा क्या हुआ, गिरा है, इसका सीटी स्कैन कराओ, तुरंत ही कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोल दिए कि हमको सर में चोट लगा ना, वो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, सीधे लिखेगा सीटी स्कैन, अब माथा का चेकअप कराए। क्यों, क्योंकि बोलता है कि कहीं गजनी उजनी बन गया तो हम ही को पिटेगा, डॉक्टर पागल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, पूरा सीटी स्कैन कराएगा, बोलेगा ओके तब ट्रीटमेंट करेगा। क्योंकि बहुत ही ये कपाल है ही नहीं समझिएगा, इसका भीतर का 3 लेयर, ठीक है, यहां चोट लगा तो ठीक, इसका नीचे भी फटल ठीक, उसके नीचे का लेयर ताड़वा गया तो जय हिंद जय भारत। उसके बाद एक ऐसा भी हमारा शरीर का भाग है, बहुत ज्यादा वहां सेल डिवीजन होता है, जिसका नाम है विभाजन करने वाला जिगर, जो लीवर समझते हैं ना, पेट में। तो इसीलिए देखोगे कि यहां पर जनरली क्या होता है, पेट में जब चीर फाड़ करता है डॉक्टर, तो जब पेट में ज्यादा चीर फाड़ करता है, जिससे मतलब पथरी का ट्रीटमेंट अभी तो आ गया, क्या लेजर द्वारा ट्रीटमेंट होता है, मशीन यहां डालेगा, सारा पिघला करके बाहर निकाल देगा। लेकिन जनरल अपेंडिक्स, ये कॉमन बात है, अपेंडिक्स बताएंगे बाद में आगे चल के कि जनरली क्या होता है, वो जनरली जो साग कच्चे चीज हम लोग पत्ता वत्ता खाते हैं ना, वहीं से एंजाइम रिलीज करता है। तो जिसका वो कम रहता है वही अपेंडिक्स बढ़ने रहता है, जो हर मनुष्य में होता है अपेंडिक्स, ठीक है। धीरे धीरे पथरी का आकार जिसको बोलते लेने लग जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होगा वो कहां होगा, आपका लीवर में। कहां होता है, लीवर में होता है। और ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर लेती है। तो इसीलिए अपना भोंक लेना एक बार यहां से, देखना ठीक हो जाएगा, लगाना बंडी उंडी सिलाई करके 2 दिन में भर जाएगा। तो इसीलिए देखता है, पहले सुसाइड करता था तो अब जान गया कि पहले यहां मारते थे तो जिंदा रह जाएंगे, इसीलिए क्या करता है, ब्लेड से गरज बॉइल होकर यहाँ तेरे नाम काट लेगा नस, याद में लिख देगा, खून से लिखते हैं लेटर। हाँ काटेगा तो कहां से लिखता है, यही ना काटता है। अरे जो दीवानगी जो होता है यही ना काटता है, कहां काटेगा, चाकू मारता बोले मारेंगे जीवित हो जाएंगे, वो भी बायोलॉजी पढ़ चुका है कि मारेंगे तो हम मरेंगे नहीं, यहां मारेंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि इतना जल्दी डिवीजन होगा कि जिंदा हो जाएगा। तो ऐसा जगह काटता है क्या होगा, या तो क्या होगा, सारे लटका लेता है, फांसी भी लटकाता, तो इसीलिए सर का ऊपरी पोर्शन हो जाता है ना। तो इसीलिए तेरे नाम अब नहीं बनता है। तो इसीलिए अब क्षतिग्रस्त जो होता है तो कहां करेगा वो, हाथ में किया तो सीधे ऊपर ही चला जाएगा, वो हाथ में भूलों से नहीं करता है, समझ में। ऊपर ट्रायल देता है कि हमको कितना आजमाता है कि नहीं, तब वो चाकू बोले देखो ये चाकू है, ट्राई करेगा अभी आप, नहीं मम्मी पापा से बात करके बताते हैं। हाँ लड़का लोग इमोशनल ब्रेक करता है, लड़की लोग भी रहता है, अभी तुम मेरा बात नहीं सुनेंगे, देखो हम लेके ये ब्लेड लेकर रेडी काटने के लिए। अरे बहुत ट्रेंड चला था, लेकिन अब सब एक्सपर्ट हो गया, डिजिटल इंडिया सबको एक्सपर्ट दिखा करवा दिया है ना।
चलिए, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो तंत्र को सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहां पर होता है? अरे कष्ट बोलो, कहां होता है? तंत्रिका कोशिका कहां पर होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा सेल डिवीजन जो होता है लीवर में होता है। कहां पर होता है? कहां पर होता है? और सबसे कम, ठीक है, ब्रेन। याद रखिएगा, नहीं तो तेरे नाम। आइए, अब जो हुआ कोशिका के बारे में समझिए, इसका स्ट्रक्चर। अभी तो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन कर रहे थे। जैसा कि सेल जो बना हुआ, सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल का आप लोग सुने होंगे, क्या गाल्गी बॉडी। फिगर दिखाएंगे अभी, देखो पहले फिगर दिखा दे रहे तब समझ में आएगा। देखो ये होता है आपका, देखो ये जो है प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये जो है एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल। बोलेंगे सही, हरा तो प्लांट सेल नहीं, हरा ही का सादा है तो क्या एनिमल सेल? नहीं, ऐसा नहीं है। एनिमल सेल का पहचान है कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवल शेपेड सेट होता है। सही मानी बात, यही इसकी पहचान है। तो पढ़ाएंगे प्लांट एनिमल सेल। तो देखो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। चाहे ये एनिमल सेल है और ये क्या, हम उल्टा घूम गए, इसीलिए ये एनिमल सेल और ये क्या है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को अगर रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा आयताकार बनेगा, और जो एनिमल सेल रहेगा उसका स्ट्रक्चर ओवल शेपेड, अंडाकार बनता है। तो चाहे रहे प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल, उसमें भी गोल्गी बॉडी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो सब रहेगा, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यहां पर भी वही सब मिलेंगे। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारा पार्ट रहेंगे। कुछ एक दो पार्ट का डिफरेंस होता है, तो इसी को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनल्स। तो एक सेल जो छोटो इतनी छोटी है, उसका अंदर में इतना सिस्टम है। तो एक सिस्टम सोचो, एक छोटी सी सिस्टम पर कंट्रोल हम लोग का बॉडी चलता है। कौन सा, सही में आई बात? तो इसी को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। समझ में आ गई बात? तो देखो कोशिका जो सेल स्ट्रक्चर है, यही बोला गया है आपके बारे में कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। घटक मतलब होता है एलिमेंट्स, जिन्हें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऐसे नहीं कि बाहर से आप देख लिए, रोबोट को दिखा दिया कि देखो ये सेल है, वो नहीं। उसके अंदर में रिसर्च चालू हो कि इसमें और भी क्या क्या मौजूद होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। दूसरी बात कि प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य है। हर सेल ऑर्गेनल का अलग काम है। जैसे आपका गोल्गी बॉडी का अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग फंक्शन करेगा, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। हम लोग का बॉडी से जो एनर्जी बनता है वहां कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए उसे पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पढ़ाएंगे आगे चल के आपको। तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सोचो एक सेल के अंदर में सबका अपना अपना जिम्मेवारी सौंपा गया है। जैसे आप लोग का भी अपना जिम्मेवारी है कि अभी आप घर में रहते हैं, अभी पढ़ने का उम्र है, तभी पढ़ाई करो, काम नहीं करो। जब काम करने का उम्र रहेगा तब काम करना है। तो अगर उल्टा आने, पहले काम करेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सबका सिस्टम बना हुआ। उसी प्रकार सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, सबका जिम्मेवारी सौंपा गया है अपना अपना। तो उसीलिए बोला गया प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है, और जिसे कोशिकांगों के कारण ही कोशिका की जीवित संरचना होती है। अगर एक भी अपना काम करना, फंक्शन बंद कर देगा तो आपका बॉडी खत्म। जैसे मान लो आपका एनर्जी है, एटीपी बने नहीं करेगा, कहां से एनर्जी आएगा? जाते जाते धड़ाम से ना गिर जाते हैं, देखते गिर जाते हैं ना, बोले कहां हो गया, गिर गया, मतलब उसका बॉडी घुसिया गया है। बोले पानी उन्हीं पिलेबे नहीं करता तो तुरंत पानी पिलाते, बोले रिचार्ज करो उसको, बॉडी से एटीपी रिलीज करो, तभी ना आपका एनर्जी आएगा बॉडी में। और ज्यादा घड़ी आता तो क्या होता है? सलाइन वाटर चढ़ाता है डॉक्टर कि इसका बॉडी में जो ऑर्गन पार्ट है वो फंक्शन तुरंत चालू करे, और नहीं करेंगे तो जय हिंद जय भारत। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गन अपना फंक्शन को एकदम डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक तरीका से कार्य करेगा, तभी आदमी जीवित रहता है। तो यही लिखा गया है, कोशिकांगों कारण ही कोशिका को जीवित संरचना है, जो जीवन के सभी संबंधी कार्यों में सक्षम होती है, वही हम लोग का मॉनिटरिंग करता है। अगर बोले क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया मर जाए तो, बोले माइटोकॉन्ड्रिया मर जाए तो मर जाएगा, तो क्या जिंदा रहिएगा? वो छोटा छोटा सा मर जाएगा, कौन एनर्जी बनाएगा आपका बॉडी में? उसका वही ड्यूटी है। जितना भी मान लीजिए यहाँ कटता है तो देखोगे क्या होता है, फिर स्किन चेंज हो जाता है, लाइसोसोम, आत्महत्या का थैली, वो सेल मारता है उसको। तो लाइसोसोम नहीं रहेगा तो क्या होगा? हटा दीजिए लाइसोसोम बॉडी से, जय हिंद जय भारत। तो सबका एक ऑर्गन का फंक्शन है।
तो इसीलिए इसका जितने भी ऑर्गेनल्स है उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और उसके लिए सेल जरूरी है, क्योंकि जो सेल है वो सारे ऑर्गेनल्स को पकड़ के एक रूम में रखता है, सबको ड्यूटी बांधा हुआ कि आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए। तो वही बोला गया सभी संबंधित कार्यों में सक्षम होता है और जीवन के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी होंगे और भी ऑर्गन्स, तो जो आपका प्लांट सेल में जो काम करेगा वही एनिमल सेल में भी इसका फंक्शन है। ये नहीं कि आप क्या बोलते पौधा में दूसरा चीज बनाएगा उसमें दूसरा चीज बनाएगा। तो कॉन्सेप्ट सही में आ रही बात को देखो आगे। इसके बाद जो बोला गया है, ये कोशिका को अध्ययन की स्टडी के दृष्टिकोण से 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो देखो अध्ययन मतलब स्टडी के दृष्टिकोण से कोशिका को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है? 3। पहला भाग को कहा जाता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब इंट्रोडक्शन बता दे रहे, मतलब जो कोसी भी कोशिका के बाहर बाहरी लेयर जो होता है, ये जो बाहरी लेयर हो, चाहे इसमें बाहर का जो लेयर आप देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर ही कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल को एक आकार देखता है और उसके जितने भी ऑर्गेनल को सबको एक जगह स्थायी रूप से रखता है, अलग अलग जगह पर। तो इसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? दूसरा होता है कोशिका द्रव, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो देखो अगर इसका भीतर में देखो द्रव नहीं भरा रहेगा तो ये कैसे सब ये तैरते रहता, फैला रहता है, तो सब ये जगह जुट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कौन? कोशिका द्रव। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, हर में रहेगा द्रव। देखो साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसमें भी यही है साइटोप्लाज्म। और एक जो होता है केंद्रक, जो न्यूक्लियस, जिस प्रकार हम लोग का ब्रेन होता है ना, उसी प्रकार इस सेल का ब्रेन होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटर यही बताता है कि जितना भी इसका ऑर्गन है कौन किसका काम करेगा। सुपरवाइजर, जैसे घर में ऑर्डर मारते हैं ना कि काम करनी जी वो काम करनी, उसी तरह सेल का अंदर में जितना भी ऑर्गन रहता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि क्या करता है, रिपोर्ट की आप ये काम कीजिए आप वो काम कीजिए। माने सेल का ब्रेन के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? न्यूक्लियस। क्या कौन कौन काम करता है? तो आपका जो होता है कोशिका को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन भाग बोलो, फिर से बोलो, अब इंग्लिश में बोलो। कहां है? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस। क्योंकि साइंस में थोड़ा इंग्लिश नाम याद रखो कि आपको और सहूलियत होगा। तो इतना बड़ा बड़ा नाम है, लगता है कि एटम बम फूट रहा है। हाँ, नाम इतना बहुत डिफिकल्ट नाम आएगा। बायोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट नाम होता है, इसलिए विद्यार्थियों को याद नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कोशिका द्रव और ये न्यूक्लियस को जो कंबाइन रूप से कहा जाएगा उसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? तो वही लिखा गया देख, कोशिका द्रव जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप से हिंदी में जीव द्रव और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन रूप से क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। कौन सा सही में आई बात? तो यहां तक समझ में आया? तो अगली कक्षा में हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।